हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो के अंदर में हम जिस पोइम के बारे में पढ़ने वाले हैं उस पोइम का नाम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। तो जैसा कि हम हर एक पोइम के अंदर में फॉलो करते हैं या फिर जो हमारा क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर में, तो उसका एक फिक्स पैटर्न है। उसके अंदर क्या पूछेगा आपको कि आपको एक स्टेंजा दिया होगा, उस स्टेंजा के बेसिस के ऊपर में उस स्टेंजा को आपको एक्सप्लेन करना होगा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो जब हम इस टाइप का आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे 3 पार्ट होते हैं मेनली। पहला आपको अबाउट द पोइट बताना होता है, दूसरा आपको उस स्टेंजा को एक्सप्लेन करना होता है, उसके साथ ही आपको तीसरा ये बताना होता है कि वो जो स्टेंजा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो इस पोइम को समझते हुए इस वीडियो के अंदर में भी हम इसको इसी तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रो दूंगा इस पोइम का, जिससे कि जब हम इस पोइम को 1 बाय 1 इसकी लाइंस को पढ़ रहे होंगे या इसके स्टेंजा को रीड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तब उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी उसमें एक डिटैचमेंट फील नहीं होगा। आपके दिमाग में पहले से कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उसको आराम से समझ लोगे। फिर हम इसके अंदर में अबाउट द ऑथर को देखेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे। तीसरे नंबर पे इसके बाद फिर हम उस पूरे के पूरे जो पोइम है उसको पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन उसको समझेंगे, और फिर एंड में हम उसकी एक छोटी सी समरी देखेंगे ताकि आपको सारा कुछ रिकैप हो जाए और चीजें दिमाग के अंदर में एज इट इज बैठ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन या एक ओवरव्यू ऑफ द पोइम। तो ये जो पोइम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, तो जब हम इसकी हेडिंग को देखते हैं तो इससे क्या पता लगता है कि कोई मिस पुष्पा है जिनको कोई फेयरवेल पार्टी यानी कि गुड बाय पार्टी देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये जो पोइम है इसे लिखा है निसिम एजिकल, एक पोइट है हमारे, उन्होंने। अब आपको इनके नाम से लग रहा होगा कि ये कोई फॉरेन के पोइट है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक इंडियन पोइट है जिनकी ज्यू एक हम क्या कह सकते हैं कि रिलीजन है। ठीक है, या नेशनैलिटी इंडियन है, ज्यू रिलीजन है। मतलब आपने यहूदी सुना होगा, यहूदी किसको बोलते हैं, या नहीं सुना होगा तो आपने कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सुना होगा कि हिटलर ने कुछ लोगों का जेनोसाइड किया था, एक मास किलिंग की थी। तो जिन लोगों की मास किलिंग की थी उनका रिलीजन ज्यू यानी कि यहूदी था, तो ये वही थे। तो इंडियन ज्यू एक पोइट हुए हैं हमारे निसिम एजिकल, इन्होंने ये पोइम लिखी है। तो इस पोइम के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या बताया है कि एक कोई मिस पुष्पा करके एक लेडी हैं जो फॉरेन जा रही हैं और उनका कोई नोन या उनका कोई कोलीग है, वो उन्हें गुड बाय पार्टी दे रहा है। तो उसके अंदर जो उसने फेयरवेल स्पीच दी थी, उस स्पीच को इन्होंने उसके अंदर में लिखा है, उस अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसके अंदर में लिखा है। लेकिन ये इस पूरी पोइम की कोई खास बात नहीं है। इस पोइम की जो खास बात है वो है लैंग्वेज, जिस तरीके का लैंग्वेज इस पोइम के अंदर में इस्तेमाल किया गया है। जब हम इस पोइम को पढ़ते हैं तो हमें एक बहुत सिंपल लैंग्वेज मिलती है, लेकिन उसमें भी सबसे खास बात क्या है कि इन्होंने टिपिकल इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया। टिपिकल इंग्लिश यानी कि वो इंग्लिश जो कि अंग्रेज बोला करते हैं, या वो इंग्लिश जिनको बहुत अच्छे से इंग्लिश आती होती है वो बोला करते हैं। ठीक है, उस तरीके की इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया है इन्होंने। इस पोइम को लिखते हुए जिस इंग्लिश का इस्तेमाल किया है उसे एक स्पेसिफिक टर्म के साथ समझा जा सकता है, जिसे हम बाबू इंग्लिश कहते हैं। आपने ये शब्द बहुत सुना होगा कि ये बाबूगिरी की नौकरी है या बाबू साहब। तो क्योंकि बेसिकली ये टर्म किससे रिलेटेड है कि जो क्लर्क्स होते हैं आज के टाइम में भी, जो क्लर्क या सरकारी जो नौकर होते हैं उनको हम बोलते हैं बाबू साहब। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों को ऐसा लगा कि वहां से मतलब इंग्लैंड से लोगों को बुला के ये छोटे मोटे जो क्लरिकल काम है इनको करवाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो उन्होंने इंडियन लोगों को इंग्लिश सिखाई और उसके बाद उनसे क्लरिकल काम लेना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इन्हीं लोगों को बाबू साहब बोला जाता है। अब बेसिक इसमें यहाँ पे ठीक है, उन्होंने इन लोगों को इंग्लिश सिखाई, इन लोगों ने उनका काम किया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर में एक खिचड़ी कहां पे बननी शुरू हुई कि जब उन्होंने उनको इंग्लिश तो सिखा दी, लेकिन जो उनका सोचने का तरीका था वो अभी भी इंडियन ही था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 अलग अलग सिनेरियो ले, एक आदमी है वो इंडियन है, दूसरा आदमी है वो अमेरिकन है। दोनों आदमी सेम ही बात को अलग अलग तरीके से आपके सामने रखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि दोनों का जो सोचने का तरीका है, जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में वो शब्दों को सोचते हैं,
वो अलग अलग है। इसे आप एक एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि एज एन इंडियन, एक नॉर्मल इंडियन जो कि थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है, सेंटेंस फ्रेम करना जानता है बस, वो अगर एक सेंटेंस बोलेगा कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, तो वो क्या कैसे बोलेगा? कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। ठीक है, तो इसमें उसने क्या किया, कैन की जगह पे क्या की जगह पे कैन लगा दिया है, और ऐसे ही इसी सीक्वेंस में उसने अपने इंग्लिश के शब्दों को भी रखा है। जबकि कोई अमेरिकन होगा तो वो क्या बोलेगा? आई वॉन्ट टू यूज योर पेन, कैन आई। तो उसने कैन आई को लास्ट में शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लोग सोचते हैं वो शायद ऐसे ही सोचते होंगे। वहीं अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें तो यहाँ पे लोगों का जो सोचने का तरीका है, जिस तरीके से वो शब्दों को प्लेस करते हैं एक के बाद एक, वो ये है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। तो हम एज एन इंडियन, हमारा बोलने का एक खास अंदाज है, एक खास तरीका है। ठीक है, तो हम उस तरीके को ही एज इट इज इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश के शब्दों के साथ में सामने वाले को बता देते हैं। यानी कि हमारे पास शब्द जो हैं वो उनके हैं, लेकिन उन शब्दों को फ्रेम करने का तरीका जो है वो हमारा खुद का है। तो इस पोइम के अंदर में हम उसी बाबू इंग्लिश को समझने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस पोइम के थ्रू अलग अलग एग्जाम्पल से कह लें या जिस तरीके से इन्होंने पोइम में लाइंस का इस्तेमाल किया है, उन लाइंस को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एज एन इंडियन हम इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रो आप समझ लो। इसके बाद अबाउट द ऑथर है। अबाउट द ऑथर के अंदर आपको 2-3 चीजें इसमें से ध्यान रखनी है, या जो आपके बुक के अंदर में दी हुई हैं, आप सिंपली उस चीज को भी लिख सकते हो। अब इसको समझने की एज सच अबाउट द ऑथर के अंदर में कोई बात नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे स्किप करते हैं। आप अपनी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है आप उसे वहां से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है इसका कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम। तो इसका कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली हम इंट्रो के अंदर में ही समझ चुके हैं। कैसे? मैंने आपको 2 चीजें बताई इंट्रो के अंदर में मेनली। पहला कि ये जो पोइम लिखी गई है, इस पोइम के थ्रू कोई एक आदमी है जो कि मिस पुष्पा को, कोई मिस पुष्पा का कॉलीग है, वो मिस पुष्पा को फेयरवेल पार्टी देना चाहता है और उसी के लिए वो एक स्पीच दे रहा है। फेयरवेल पार्टी में वो एक स्पीच दे रहा है। तो एक थीम या कॉन्टेक्स्ट तो इसका ये हुआ, लेकिन ये एक बहुत छोटा और माइनर कॉन्टेक्स्ट है। जो इसका रियल कॉन्टेक्स्ट है वो है बाबू इंग्लिश वाला। ठीक है, बाबू इंग्लिश का मतलब इंडियन इंग्लिश, आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हो कि एक इंडियन किस तरीके से इंग्लिश बोलता है, क्योंकि भाई अलग अलग जगह अलग अलग सोच, तो अलग अलग बोलने का तरीका भी होगा हमारा। तो एक इंडियन इंग्लिश, और किस तरीके से जब हम उस इंडियन इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक फन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से शब्द बनाता है, अगर हम उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दें, यानी कि उस शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करें, तो एक बहुत ही मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कई बार कि उसका कोई सेंस ना बन रहा हो, या हम बोलना कुछ और चाह रहे हो लेकिन मतलब कुछ और बन जा रहा हो, या फिर इंग्लिश के अंदर में सही तरीके से बोलने में उसे किसी और तरीके से बोला जाता हो, लेकिन क्योंकि हम इंडियन है तो हम वैसे ही बोल के चला रहे हैं अपना। ठीक है, तो 2 कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर में है। पहला कॉन्टेक्स्ट है फेयरवेल पार्टी का और दूसरा कॉन्टेक्स्ट है बाबू इंग्लिश का। तो आपको कोई भी स्टेंजा दे दे, उस स्टेंजा के अंदर में आपको ये बाबू इंग्लिश वाला कॉन्टेक्स्ट जरूर लिखना है। आपको उसके अंदर में मेंशन करना है कि जो पोइट हैं उन्होंने अपनी बुक वेरी इंडियन पोइम्स इन इंडियन इंग्लिश के अंदर में इस पोइम को लिखा है, इस पोइम को पब्लिश किया है। इस पोइम के थ्रू पोइट ने सटायर किया है किसके ऊपर? जिस तरीके की इंग्लिश इंडिया के अंदर में बोली जाती है। सटायर यानी कि व्यंग किया है जिस तरीके की इंग्लिश इंडिया के अंदर में बोली जाती है। व्यंग का मतलब क्या है कि जब आप एक्सप्रेसली, आप खुलेआम किसी चीज का मजाक नहीं उड़ाते हो, लेकिन आप किसी पर्दे के पीछे, किन्हीं शब्दों के पीछे छुप के एक सटल तरीके से आप उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस बोलने के तरीके के ऊपर उन्होंने एक सटायर या व्यंग किया है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर में बाबू साहब लोग जो हैं वो इंग्लिश बोला करते हैं। तो ये इस पोइम के 2 कॉन्टेक्स्ट हो गए। तो इस पोइम का जो 3rd पार्ट है, इसके अंदर में हम समझने वाले हैं, एक स्टेंजा देखेंगे इस पोइम का और उसके बाद समझेंगे कि पोइट क्या बोलना चाह रहा है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि इस पोइम के अंदर में जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। तो उसके अंदर में लिखा है कि फ्रेंड्स
आर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, डिपार्टिंग यानी कि जो जा रहे होते हैं कहीं पे, उसको डिपार्ट करना बोलते हैं, डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टूडे टू विश हर बॉर्न वॉयज। बॉर्न वॉयज का मतलब होता है अलविदा कहना, गुड बाय कहना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो प्यारी बहन है वो 2-3 दिनों के अंदर फॉरेन यानी विदेश के लिए रवाना होने वाली है और आज हम यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं उसे अलविदा कहने के लिए। अब देखो, अब हम हिंदी में इसको ऐसे ही बोलते हैं, इन्होंने सेम टू सेम इसे इंग्लिश पे कन्वर्ट कर दिया है कि फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे, विश हर बॉर्न वॉयज। राइट। अब इसके अंदर में देखना, हमारी हम जिस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, हम इंडियंस जिस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, उसके अंदर में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर किसी यूरोपियन को या किसी बाहर वाले को ये बोलना हो कि मैं कहीं जा रहा हूं, तो वो, या मैं गोवा जा रहा हूं, तो वो क्या बोलेगा, आई विल गो टू गोवा। ठीक है। और अगर इंडियंस को बोलना हो तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू गोवा। तो ये गो और गोइंग का फर्क हो जाता है। तो हम किसी भी चीज को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर में बोलते हैं ज्यादातर टाइम आईएनजी लगा के। ठीक है। तो ये एक हो गया कैरेक्टरिस्टिक बाबू इंग्लिश का। तो एक एग्जांपल तो हमको यहां पे ये मिल गया। दूसरा, इसके बाद के स्टेंजा में हमें और भी एग्जांपल्स इसके मिलेंगे। जैसे आगे बोलते हैं कि यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। ठीक है। अब देखो, बोलना वो ये चाहता है कि दोस्तों, आप सब भी जानते हैं, आप सब ये बात जानते हैं कि मिस पुष्पा के अंदर कितनी मिठास है, मिस पुष्पा के अंदर कितनी मिठास है। इसको इन्होंने एज इट इज कन्वर्ट कर दिया, व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। ठीक है। आगे की लाइनों में भी इन्होंने यही किया है। आगे ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा मतलब सिर्फ अंदरूनी मिठास से नहीं है, बाहरी मिठास से भी है। तो कहते हैं आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। ठीक है। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग। कि मिस पुष्पा हमेशा हंसती ही रहती हैं, चाहे उनके पास कोई रीजन ना हो हंसने का, फिर भी क्यों, क्योंकि उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि उन्हें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। अब अगर आपको इंग्लिश के अंदर में सेंटेंस फ्रेम करना हो तो आप ऐसा सेंटेंस फ्रेम तो नहीं करेंगे ना कि मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, कि वो हंसती रह रही हैं। इसका मतलब तो ये होता है ना कि वो हंसती जाती हैं। इंग्लिश के अंदर में नॉर्मली ऐसे सेंटेंस फ्रेम नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे इंडियंस की क्या आदत होती है कि हम एक शब्द को 2-3 बारी बोलते हैं सेंटेंस के अंदर में, एक शब्द की रिपीटिशन लेकर आते हैं। तो उसी को इन्होंने इंग्लिश के अंदर भी इंक्लूड कर लिया है कि इंग्लिश के अंदर भी इन्होंने एक शब्द को 2 बार रिपीट कर दिया है, स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग। और वैसे ही इसके पहले भी इन्होंने इस्तेमाल किया व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। जैसे आप नॉर्मली बोल सकते थे ना कि मिस पुष्पा इज वेरी स्वीट, लेकिन आपने क्या किया कि व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, क्या मिठास है मिस पुष्पा के अंदर। आपने उसको सीधा शब्दों का क्या की जगह पे व्हाट लिख दिया, मिठास की जगह पे स्वीटनेस लिख दिया, इज इन मिस पुष्पा। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस फ्रेम कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जैसे हिंदी बोलते हो, आप सेम टू सेम उसी के नीचे इंग्लिश का मीनिंग लिख के आप बोल दे रहे हो, ये चीज है। फिर है कि मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा इज कमिंग, हमने फिर बोला कमिंग आईएनजी का इस्तेमाल कर लिया। और हम बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब पोइट क्या बोलना चाह रहा है, या वो जो बाबू इंग्लिश बोलने वाले लोग कैसे बोलना चाह रहे हैं इस चीज को, कि मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा बहुत ऊंचे खानदान से आती है, बहुत ऊंचे घराने से आती है, और ऊंचे घराने को इन्होंने हाई फैमिली बोल दिया है। ऐसे आप रिनाउंड फैमिली बोल सकते थे, आप वेरी ऑनरेबल फैमिली बोल सकते थे, लेकिन आपने हाई फैमिली यहां पे बोल दिया। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट इन बलसर और सूरत, कि उनके जो फादर थे वो एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही एक जाने माने एडवोकेट थे बलसर या सूरत के अंदर में। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि बलसर थे या सूरत थे। सूरत, यस, सूरत के ही थे। बोलता है कि नहीं बलसर के नहीं थे, सूरत के थे, मुझे याद आ गया। वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत, मैं सिर्फ एक बार वहां रहा, या मैं एक बार वहां सिर्फ रहा हूं।
उसको उसने वैसे कन्वर्ट कर दिया, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विद फैमिली मेंबर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, कि वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विद फैमिली मेंबर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, कि उनकी जो वाइफ थी वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो नॉर्मली क्या बोलेंगे कि हिज वाइफ कुक नाइस फूड, इन्होंने क्या बोला, हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, तो यहां पे फिर आईएनजी का इस्तेमाल किया है। और एक और हमारी एज एन इंडियन जब हम बात करते हैं तो हम किसी की बात बताते बताते अपनी बात बताने लग जाते हैं, वो वाला ट्रेट भी इसके अंदर में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो मिस पुष्पा की बात करते करते अपनी बात बताने लग गए थे कि मैं सूरत में रुका था अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ में, या अंकल के फ्रेंड की फैमिली के साथ में, ये सारी चीजें। नेक्स्ट पैसेज के अंदर में फिर वो आता है, कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। आप नॉर्मली जब इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को वो करते हो, ट्रांसलेट करते हो, तो आप बार बार ऑल्सो का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप एक बार करते हो। लेकिन क्योंकि बोलने के तरीके में और लिखने के तरीके में कुछ डिफरेंस नहीं है, या हिंदी बोलने में और इंग्लिश बोलने में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, सी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो, कि आदमियों के साथ भी और औरतों के बीच भी और आदमियों के बीच भी, दोनों के बीच में ये सबसे पॉपुलर लेडी है। और इन्होंने उस पूरे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर में सेम स्ट्रक्चर में रख दिया सामने। Whenever I asked her to do anything, she was saying just now only, कि जब भी मैं उनसे कुछ करने के लिए बोलता हूं, जब भी whenever मैं ask पूछता, her to do anything कुछ करने के लिए पूछता हूं, she was saying just now only, कि अभी कर देती हूं, कि अभी कर दूंगी वो चीज, कि कभी इस चीज के लिए मना नहीं करती हैं वो। I will do it, that is showing good spirit। अब देख, that is showing का मतलब है फिर वही कि ing का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया है। नॉर्मली कैसे लिखते हैं, that shows good spirit, लेकिन इन्होंने कर दिया that is showing good spirit। I am always appreciating the good spirit, I am always appreciating the good spirit में भी appreciating में ing का इस्तेमाल कर दिया है, जबकि क्या यहां पे हो सकता था, I always appreciate good spirit, मतलब मैं हमेशा इस तरीके की जो गुड स्पिरिट है उसे उसकी प्रशंसा करता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। मिस पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, अब इन्होंने फिर यहां पे सेइंग का इस्तेमाल कर दिया है कि वो कभी भी ना नहीं बोलती हैं, तो यहां पे ऐसे हो सकता था, मिस पुष्पा नेवर से नो, नेवर सेज नो, लेकिन इन्होंने यहां पे क्या कर दिया, पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, वट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, फिर आस्किंग ing का फिर से इस्तेमाल कर दिया है कि जब भी मैं या कोई और उनसे कुछ पूछता है। नॉर्मली हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते थे कि जब भी कोई उनसे कुछ पूछता है, वेन एवर एनी वन आस्क, लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पे आस्किंग का इस्तेमाल किया है। शी इज ऑलवेज सेइंग यस, सेइंग में फिर ing का इस्तेमाल कर दिया है। एंड टुडे शी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बॉयन वॉयज, फिर यहाँ पे विशिंग में भी इन्होंने कर दिया कि अब ये अपने प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने जा रही हैं, फॉरेन जा रही हैं, और हम सब आज इन्हें विश करने जा रहे हैं अलविदा, तो विशिंग का इस्तेमाल कर दिया है। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, यहां पे भी ऐसे हो सकता था, नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा विल सम अप, इन्होंने फिर यहाँ पे समिंग अप का इस्तेमाल कर दिया है। तो हमें 2-3 चीजें इसके अंदर देखने को मिली, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 2-3 ट्रेट हमें मिले हैं जिससे हम बाबू इंग्लिश को समझ सकते हैं। पहला कि वो ing का इस्तेमाल बहुत करते हैं वर्ब के साथ में, यानी कि वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर में बात करते हैं। दूसरा, अब बहुत एग्जैजरेट करके चीजों को बताते हैं, रिपीट करके चीजों को बताते हैं, ठीक है, जैसे स्माइलिंग एंड स्माइलिंग वाले एग्जाम्पल को हम इसमें यूज कर सकते हैं। फिर हमें एक तीसरा इसमें एक ट्रेट मिला है जो कि है कि अब किसी की बात बताते बताते अपनी बात बताने लग जाना। तो ये 3 ट्रेट इसके अंदर बताया है और इसके जरिए इन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंडियन जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, और खासकर वो इंडियन तबका जिन्होंने इंग्लिश बस सीखी होती है काम के लिए, ठीक है। तो ये इस पोइम का मतलब है, जिसके अंदर में मिस पुष्पा होती है। मिस पुष्पा को शुरू में वो जो उनका कॉलीग है वो ये चीज बताता है लोगों को कि मिस पुष्पा जो है वो फॉरेन जा रही हैं, हम आज इकट्ठे हुए हैं इन्हें अलविदा कहने के लिए, बॉन वॉयज कहने के लिए।
फिर उसके बाद में वो बताता है कि किस तरीके से मिस पुष्पा जो है वो एक बहुत अच्छे हाई फैमिली से आती हैं और उनके जो फादर हैं वो सूरत के अंदर में एक एडवोकेट हैं, एक बहुत रिनाउंड एडवोकेट थे। मिस पुष्पा भी बहुत अच्छी लेडी हैं, वो किसी को काम के लिए मना नहीं करती है, हमेशा हंसती रहती हैं। ये सारी चीज़ें बताता है इस पोइम के थ्रू। तो बेसिकली इसके अंदर में हमने लैंग्वेज को ही देखना था कि किस तरीके से बाबू इंग्लिश का इस्तेमाल होता था, इंडियन इंग्लिश का इस्तेमाल होता था, और यही इसके अंदर में है। तो आपको अगर कोई पूछेगा, कोई भी स्टेंजा दे दे, आपको उस स्टेंजा को एक्सप्लेन करना है। ईजी इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर में उन्होंने लिखा है। उस स्टेंजा के अंदर में आपको बस 3 चीजें ढूंढनी है। पहली चीज, कहां पर आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, आप वहां से आईएनजी हटा के उस शब्द को ऐसे इस्तेमाल कर दो। आप एक डिफरेंस दिखा देना कि बाहर ऐसे बोलते हैं, इंडिया के अंदर में आईएनजी लगा के बोलते हैं। दूसरी चीज, आप उसके अंदर में ये भी दिखा सकते हो, अगर कोई ऐसा पैराग्राफ आ गया जिसके अंदर में वो अपनी बात बता रहा है तो आप उस ट्रेट को भी उसमें मेंशन कर देना। तीसरे नंबर पे अगर कुछ एग्जैजरेट हो रहा है, वो स्माइलिंग वाला आ गया, तो आप इसको भी मेंशन कर देना और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप कि आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आपको ये पोइम पसंद आई तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाना है। 5 आउट ऑफ आप इस वीडियो को कितने स्टार्स रेट करेंगे, आपको बस उसके अंदर वो लिखना है कि 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 2, जितना भी आपको सही लगे आपको वो करना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस तरीके का कंटेंट डिलीवर करना है और कितना और अपने आप को इम्प्रूव करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।